पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो गई है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़कर रख दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर महंगाई के इस दौर में कैसे गुजर बसर करें। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाल कुछ यूं है कि दामों में आग लगी हुई है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल डीजल के दामों ने शतक पार कर लिया है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम में भी 35 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे, तो वहीं डीजल 97 रुपए 2 पैसे पर है। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 14 पैसे पर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 105 रुपए 12 पैसे हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 78 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल 100 रुपए 14 पैसे है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपए 13 पैसे और डीजल 101 रुपए 25 पैसे है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 103 रुपए 94 पैसे पर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 96 रुपए 38 पैसे पर है। भोपाल में पेट्रोल 116 रुपए 93 पैसे, तो वहीं डीजल 106 रुपए 33 पैसे पर है। रांची में पेट्रोल 102 रुपए 52 पैसे, तो वहीं डीजल 102 रुपए 30 पैसे पर है। बात बेंगलुरु की जाए तो बेंगलुरु में पेट्रोल 111 रुपए 52 पैसे, तो वहीं डीजल 102 रुपए 41 पैसे पर है। पटना में पेट्रोल 111 रुपए 59 पैसे और डीजल 103 रुपए 62 पैसे पर है। बुरा हाल है सर, डोंट वरी, फिर भी ठीक है, चल रहा है, कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, बात तो ये है ना। आम आदमी पर तो अब बताओ, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है तो इसमें हम क्या कमाएंगे और क्या वो करेंगे, एक बात तो बताओ। गरीब बंदा कमाए और फिर वो पेट्रोल में लगा दे, इतना महंगा पेट्रोल कहाँ से भरवा लेगा बंदा। डेली बढ़ ही रहा है, क्या उपाय है? डेली तो बढ़ ही रहा है, जब आते हैं तो बढ़ावा मिलता है। डेली 2-3 रुपये, जब हफ्ता में एक बार भराना है, जब आते हैं तो 2-3 रुपया 4 रुपये भरते हुए मिलता है। इस महीना में घटा तो है ही नहीं। कैसे एडजस्ट होगा? होगा उपाय, सब जगह होता है, ये तो एसेंशियल है, इसके बिना काम भी नहीं चलना है। जैसे बाकी चीज़ों में आदमी एडजस्ट करता है वैसे इसमें भी करेगा। बढ़ तो रहा है सब चीज़ का, खाने पीने से लेकर हर चीज़ का बढ़ रहा है, क्या कीजिएगा। पेट्रोल डीजल की रोजाना बढ़ते दाम लोगों की चिंता का सबब बने हुए हैं। कितना भी कमाइए, महंगाई इतनी है कि पैसे भाप की तरह उड़ रहे हैं। हफ्ते भर में ही महीने का बजट खत्म हो जाता है। बढ़ रहे दामों को लेकर आम जनता की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। आम आदमी के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत बढ़ती जा रही है ना। मजबूरी में आदमी को जाना आना है तो इसलिए कर रहा है, नहीं तो परेशानी तो उठानी ही पड़ रही है। परेशानी हो रही है कि महंगाई बढ़ रही है तो परेशानी ऑब्वियसली बढ़ेगी, वो आप ही जानते हैं। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी की नाराजगी जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब इंतजार उसी दिन का है जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस में ब्रेक लगेगी। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर आज खबरें अभी तक की टीम ने महेंद्रगढ़ के GLR's पेट्रोल पंप पे हम पहुंचे हैं और हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आज जो भाव की स्थिति है, कितना तो आज पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा हुआ है और पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल में क्या भाव बढ़े और एक महीने में कितना हुआ। आज 35 पैसे पेट्रोल और 34 पैसे डीजल बढ़ा है और एक हफ्ते में 7 रुपये लगभग डीजल बढ़ गया और पेट्रोल बढ़ गया। 3 महीने में 15 रुपये रेट लगभग बढ़ गए। मैं 1971 का डीलर हूँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं 1971 से इतने तेल बढ़ते हुए। अब तो मेरा ग्राहक भी जो है सोचने लग गया तेल लेने हुए, मतलब पेट्रोल की सेल लगातार घट रही है और CNG की सेल बढ़ रही है। जिस प्रकार से अब त्योहारी सीजन है, त्यौहार चल रहा है, दीपावली का त्यौहार है, इसको अब जिस प्रकार से दीपावली पे पेट्रोल डीजल की सेल बढ़ती है, इस बार कितनी प्रभावित हुई है? पेट्रोल त्यौहार के ऊपर तो जी सर पहले बहुत भीड़ रहती थी, अब आप देख लो पंप खाली पड़ा है, कोई तेल लेने कोई ही नहीं है। कुछ लोगों की मजबूरी है जो तेल ले रहे हैं,
जिनको जो है सार्वजनिक काम अपना करना है। ये बता रहे हैं कि 1971 से पेट्रोल पंप का संचालन कर रहे हैं और निरंतर पेट्रोल डीजल के भाव के अंदर बढ़ोतरी उन्होंने 1971 के बाद से अब पहली बार देखी है कि पेट्रोल डीजल के भाव इस कदर बढ़ रहे हैं कि पेट्रोल लेने वालों की ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है और लोगों का रुझान जो है पेट्रोल की बजाय सीएनजी की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह जी, जिस प्रकार से आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल लेने के लिए आए हैं, तो जो भाव बढ़ रहे हैं इस पर आपकी क्या है? बहुत मुश्किल हो गया जी, बहुत 35-40 साल हो चले गड्डी चलाਉਂਦੇ ਨੂੰ। मैं इतनी सरकार जो देखा ना इन्ना महंगा कर दिया डीजल, बात नहीं लगते डीजल। ये सरदार जी कह रहे हैं कि उन्हें 40 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए, 40 साल से वो गाड़ी के ऊपर ड्राइवर है, लेकिन तेल की बढ़ोतरी उन्होंने इस कदर कभी नहीं देखी, जिससे वो बढ़ते हुए डीजल के भाव से वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और भी हमारे साथ ड्राइवर मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर आपकी क्या कहते हैं? डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हमको बहुत मुश्किल आ रही है, गाड़ी चलाने में भी आ रही है। डीजल इतना हमसे डला नहीं हो रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और चलेगी 10-12 दिन चलेगी, गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे। ये कह रहे हैं जिस प्रकार से डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरीके से डीजल के भाव बढ़ते रहे तो इनको गाड़ियों का खड़ा करना पड़ेगा, गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से बढ़े हुए दामों के अंदर वो गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है, हम आज भी जानना चाहेंगे जो पेट्रोल के भाव बढ़े हैं इस पर आप क्या कहना कहना चाहते हैं? थोड़ा आम आदमी की बजट से बाहर जा रहा है। तेल 80-85 का रहा था, 90 तक जा गया था, अब वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज भी मोटरसाइकिल में हम 100 रुपया तेल डलवाने के लिए 3 बार सोचना पड़ता है कि 100 रुपया तेल चलता भी कितना है, 20-35 किलोमीटर भी चल नहीं पाता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर जरूर GST में इसको लाए और इसके भाव कम करवाए। आम उपभोक्ता का कहना है कि पेट्रोल के भाव इस कदर बढ़ गए हैं, पहले वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे तो मोटरसाइकिल के अंदर बहुत अधिक पेट्रोल आता था, लेकिन आज 100 रुपए के अंदर 1 लीटर भी तेल उनको नहीं मिल रहा है। जो बढ़े हुए दामों पर आम उपभोक्ताओं ने मांग की है सरकार से कि इस भाव के ऊपर कंट्रोल किया जाए और इन भावों को GST के अंदर लाकर पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए। हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को अब बेअदबी मामले में पंजाब ले जाया जाएगा और वहां उसकी पेशी होगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रोहतक पुलिस ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अब राम रहीम के खिलाफ बेअदबी मामले में भी पंजाब के फरीदकोट की कोर्ट ने एक वारंट जारी किया है। कोर्ट ने रोहतक की सुनारिया जेल की सुपरिटेंडेंट को प्रोडक्शन वारंट जारी कर गुरमीत राम रहीम को 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। वहीं राम रहीम की सुरक्षा को लेकर रोहतक की सुनारिया जेल के जेलर पुलिस को पहले ही लिख चुके हैं। इस बारे में भी हमारी मंत्रणा चल रही है, सुपरिटेंडेंट साहब जेल से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। हम अभी विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसके लिए हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और आगे क्या के लिए प्रावधान रहेंगे वो हम आपको शाम तक बता पाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की SIT टीम साल 2015 में बरगाड़ी में हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले की जांच कर रही है। SIT ने इस मामले में फरीदकोट की अदालत से राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाने की परमिशन मांगी, तो फरीदकोट की कोर्ट ने SIT की मांग मान ली। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस की SIT ने हाल ही में बेअदबी मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब राम रहीम की 29 अक्टूबर को फरीदकोट की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि बेअदबी मामले में राम रहीम को क्या सजा होगी। गौरतलब है कि बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की SIT ने हाल ही में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था और 29 अक्टूबर को अब राम रहीम की पेशी होनी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अब डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की चिंता का सबब बने हुए हैं। हाल ही में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कोरोना मुक्त हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब जिस तरह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता का सबब बन गए हैं। जिले में डेंगू अपना कहर ढा रहा है। डेंगू के दंश से 101 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की भरमार है और पीड़ित के परिजनों में हाहाकार मची हुई है। बढ़ते डेंगू का कारण पिछले दिनों भारी बारिश के बाद हुए जल जमाव और गलियों
और सड़कों में भरी इस गंदगी को माना जा रहा है। जो लार्वा मिला हमें पूरे जिले के अंदर वो 4,486 जगह मिला है और हमने तुरंत उसी प्रभाव से उसको खत्म कर दिया और इस आज की तारीख के अंदर सिचुएशन कंट्रोल है। कल 8 केस पॉजिटिव आए थे, हमारे टोटल केस आज हमारे 101 केस हो गए। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सुरेश सहोता की माने तो जिले में गांव-गांव में जांच के लिए टीमें भेजी जा रही हैं, तो वहीं लोगों को भी लापरवाही बरतने के चलते नोटिस दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। 30 तारीख तक बढ़ेंगे केसेस पूरे हरियाणा में बढ़ रहे हैं, इवन इंडिया में बढ़ रहे हैं, बट हम लोग हाई अलर्ट पे हैं और हमने अपने जितनी भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं सारी टीमें गठित कर रखी हैं और मौके पे जाकर वो जैसे ही हमें कहीं लार्वा मिलता है हम वहीं पर लार्वा खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हम केसेस को कंट्रोल कर रखा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। डेंगू के मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में कहीं हरियाणा डेंगू का हॉटस्पॉट न बन जाए, इसके लिए लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया है। अब 30 अक्टूबर का इंतजार है जिस दिन वोट पोल होने हैं और इन वोट पोलिंग को लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव जी हैं। यादव साहब, किस तरह की तैयारी है, कितने बूथ बनाए गए हैं, सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव कितने बूथ? टोटल हमारी जो पोलिंग होनी है 30 तारीख को 211 बूथ्स में होनी है। इन 211 बूथ्स में से 121 ऐसे बूथ है जो कि सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव है और 20 ऐसे बूथ्स है जो कि वनरेबल बूथ्स की कैटेगरी में आते हैं। जो संवेदनशील जो बूथ्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी जिनका वर्णन करा है, यहाँ पे हमारी तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी और ये जो ड्यूटी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की ये आज से लग जाएगी और वो एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइजेस अपनी करनी शुरू कर देंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। इसके अलावा हमारे सेक्टर ऑफिसर्स की जो भी इलेक्शन कमीशन की हिदायत थी उसके अनुसार उनकी ड्यूटी है, उनके ऊपर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट है जो कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो कोई भी समस्या आएगी उसको वो एड्रेस करेंगे। इसके अलावा पूरे जो इलाहाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में 52 नाके ऐसे लगे हुए हैं जो कि बॉर्डर जो हमारा पड़ता है राजस्थान के साथ में या फिर जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट का पंजाब के साथ में पड़ता है, तो टोटल 52 ऐसे नाके हैं। कुछ शहर में भी कुछ ऐसे स्टैटिक नाके लगाए हैं ओवर एंड अबाउट 52 नाकों के अलावा। इसके अलावा हमारी 5 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। जो कोई भी शिकायत आती है, कैसी भी तरीके की शिकायत हो, वहाँ पे मौके पे जाके उसका निपटान करें और टाइम बाउंड मैनर में उस चीज़ को हैंडल करें। सर, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान प्रोटेस्ट हुआ, कई जगह विरोध हुआ, पोलिंग के दौरान ऐसा ना हो, इसको लेकर कोई जो किसान संगठन है या कुछ और जो लोग हैं जो विरोध जता रहे हैं उनसे कोई बातचीत की गई है, उनको कोई निर्देश जारी किए गए? नहीं, सभी को पता है। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जैसा मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया प्रोटेस्ट करने का, तो ये हम वही प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलेक्शंस का प्रावधान है। जो हमारी जो देश है उसकी एक आइडेंटिटी है, वो डेमोक्रेसी सेटअप है। तो इसमें हमें नहीं लगता जैसे कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई संगठन चुनाव प्रोसेस को बाधित करने की कोशिश करेंगे। कुछ गांव चयनित किए गए होंगे सर, जहां लगता होगा कि ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव काम है, वहां एक्स्ट्रा जैसे मैंने बताया कि आपको वहां पे हमारी तरफ से लोकल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट रहेगी और हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि कोई भी वोटर को डराया धमकाया ना जाए, वो अपनी फ्री विल से अपना वोट कास्ट करें। और आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और उस दिन 30 तारीख को मतदान अपना देना सुनिश्चित करें। तमाम तैयारियां पूरी हैं, ईवीएम मशीन्स की ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ दे दी गई है? बिल्कुल, हमारी तरफ से सभी पोलिंग पार्टीज़ को ट्रेनिंग दे दी गई है। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो कल डिस्पैच कर देंगे हम और वो अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे कल शाम तक वो अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे और 30 तारीख को सुबह से वो अपना जो भी उनकी ड्यूटी रहती है मॉक पोल कराना, फिर पोलिंग प्रोसेस को शुरू कराना, समापन करा के जो हमारा जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे उस सब को लेके आना, वो सारी चीज़ें हमारी ये सारी तैयारियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ही उनकी जो है वो रणनीति रहेगी और चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। पलवल के हसनपुर की अनाज मंडी में सरकारी खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया और अब किसानों के साथ आड़ती भी धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा पलवल के हसनपुर की अनाज मंडी का है,
जहां किसानों और आढ़तियों ने मिलकर मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया। धान की खरीद करने वाली एजेंसी और मिलर्स के खिलाफ किसानों ने मंडी के गेट में पिछले 3 दिनों से तालाबंदी कर रखी है। बावजूद इसके भी अब तक कोई खरीद नहीं हो सकी है। तो वहीं किसानों और मंडी एसोसिएशन ने मिलर्स और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और फर्जी खरीद करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद मंडी प्रधान संजय के नेतृत्व में आढ़ती और किसान एकत्रित हो गए और धरने पर बैठ गए। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि जब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं करेगा तब तक वो यूं ही गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठे रहेंगे। क्या समस्या? समस्या ये जी, मेरी फसल में अपनी फसल को लेकर आया था जी डिगम्बर ट्रेडिंग कंपनी पर जी। वहाँ सेक्रेटरी साहब से मिलने के बाद मेरी फसल का रेट 1761 रुपये लगाया, 1721 रुपये लगाया गया था जी। और सेक्रेटरी साहब बाद में ये कहते हैं कि वहाँ की 1960 की पेमेंट लेकर देना नहीं किसी को भी। और अब बताइए मैं 1960 की परचेज के पैसे दूँ या 1721 के परचेज के पैसे दूँ? और मेरी फसल अभी उसके बाद बिकी हुई नहीं है जी, और मंडी में सड़ रही है। पैसे मांगे जा रहे हैं? पैसे मांगे जा रहे हैं। ताला लगाया है कि जी हमारी मंडी में जो गवर्नमेंट की जो खरीद हो रही है वो पूरी बोगस खरीद हो रही है, और उसमें पूरी जो प्रशासन का अमला है पूरा मिला हुआ है। इनके उस मिलरों से उनसे सबसे पैसे सेट हैं, और किसान के जो रेट रजिस्टर में दिए जा रहे हैं वो हमसे कहा जा रहा है कि उन रेटों में से काट के और किसान की पेमेंट करी। आप लोगों से हमसे कहा जा रहा है। और ये प्रशासनिक अधिकारी हमसे इस बात को कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जब आप खरीद कर रहे हो तो मंडी में पूरे माल की खरीद होनी चाहिए और सरकारी रेट पे होनी चाहिए। अगर कोई माल उसमें 19-20 है तो उसको आप डेयरी को, किसान को बिकवाओ, लेकिन वो इस चीज़ पे राजी नहीं है। सूचना के बाद डीएफएसओ नरेंद्र कुमार और एसडीएम वकील अहमद मौके पर पहुंचे। एसडीएम वकील अहमद ने रिश्वत की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में रिश्वत मांगने का कोई मामला नहीं आया है। जो फार्मर्स हैं, मेरे को एक भी सिंगल फार्मर ना तो फोन आया है और ना मेरे कार्यालय में आके मिला है। अमूमन जो लास्ट टाइम थोड़ी इंसिडेंट हुई थी तो उसमें फार्मर के फ़ोन भी आते थे। तो ये इशू जो है आड़तिया और मिलर के बीच का है। उनका कुछ के कोई थोड़ा जो भीग गया है पेडिंग, उसमें कितना वैल्यू कट लगना है उसको लेकर के उनकी थोड़ी सी कुछ इशूज़ वो चल रहे हैं। इसमें फार्मर से कोई लेना देना नहीं है। और कल हमने उनको बुला करके ये कह दिया था कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह से जो है मार्केट कमेटी को बंद नहीं कर सकते, वरना हम जो है लीगल एक्शन आपके खिलाफ जो है शुरू करें। गौरतलब है कि किसानों ने कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी करवाया है, लेकिन ना तो उनकी समस्या की कोई सुनवाई हुई और ना ही कोई समाधान निकाला गया। ऐसे में अब किसानों और आढ़तियों की ओर से तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक इस बारे में कोई एक्शन लिया जाएगा। बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर एक डिवाइडर पर बैठी महिला किसानों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां झज्जर रोड पर बुजुर्ग महिलाएं डिवाइडर पर बैठी हुई थी। इतने में एक तेज रफ्तार ट्रक महिला किसान प्रदर्शनकारियों को रौंदते हुए आगे निकल गया। हादसे में 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। हादसे में जो महिलाएं मौत का ग्रास बनी हैं, वो सभी पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली थी। सभी महिलाएं ऑटो का इंतजार करते हुए डिवाइडर पर बैठी थी। इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। किसानों ने हादसे के पीछे साजिश का अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि तब तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक मामले में गिरफ्तारी नहीं होती। पोस्टमार्टम इसलिए रोका है क्योंकि सब तो बड़ी जी दुखदाई घटना सवेरे वापरी है। जनी असी शक के घेरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ मौके ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬੱਤ ਜਿਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਉਹ ਲਵੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15-20 ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਂ ਚੜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਵੇ वो जी चिखा है वो ठंडी नहीं हुई। एक घटना और वापरी। हम घटना स्थान पर भी जाकर आए हैं तो बहुत नेड़ों गड्डी तुरी है, सिर्फ 15-20 करम तो डॉट खड़ा कर दिया। एक तो तेज़ रफ्तार से गड्डी आती है
ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਪੜਤਾ ਹੋਵੇ तो ਜਾਂ शाम का समा ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵरों का आम तौर पे। ਇਹ ਸਵੇਰ का समय ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ में आकर शहीद हो गई, एक ਨੂੰ PGI रोहतक तोड़ ਦਿੱਤਾ ਤੇ एक मौके पर दाखिल है। सो पोस्टमार्टम उतनी देर तक नहीं करवाएंगे जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है जो पहला लखीमपुर वाली घटना वापरी है, उसके बाद में सोचा जाएगा। वहीं सूचना मिलते ही एसपी वसीम अकरम ने मौके का जायजा लिया और किसानों को आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ट्रक चालक है, मौके पे दुर्घटना के बाद इमीडिएटली वहाँ से मौके से भाग गया था। उस ट्रक की पहचान करके वो किसके मालिक हैं, उसके अलावा ट्रक पे ड्राइवर कौन था, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसके संबंध में उसको राउंड अप करने के लिए टीमें भेजी गई हैं। राउंड अप की प्रक्रिया जो है हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से कागजात तैयार किए जा रहे हैं और जो किसान भाई हैं उनके जो नेता हैं उनसे हम बात कर रहे हैं ताकि इस मामले को जैसे ही ड्राइवर भी गिरफ्तार होगा तो अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्म भी किया गया अभी तक की घटनाक्रम के बारे में और आगे जो है उनके से साथ में वार्ता करके हम लोग आगे इस मामले में कर जा रहे हैं। इस घटना में कुछ महिला किसान और भी घायल हुई हैं जिनका सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।